नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा ब्लॉग। सोमनाथ को बताया भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा। कहा मिटाने की मानसिकता रखने वाले हो जाते हैं खत्म। प्रधानमंत्री 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल। एनसीसी युवाओं को बना रही है आत्मविश्वासी और जिम्मेदार। उपराष्ट्रपति ने एनसीसी गणतंत्र दिवस कैंप के उद्घाटन पर कहा एनसीसी भारत की एकता और संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य 5 आरोपियों को दी जमानत। भाजपा ने दिल्ली दंगों को बताया वोट बैंक का बड़ा प्रयोग। कहा टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने के लिए कांग्रेस मांगे माफी। आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की लंबी छलांग। भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल हुआ अत्याधुनिक स्वदेशी पोत समुद्र प्रताप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया जलावतरण। पोत के निर्माण में 60% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल। और पंजाब में चरमराई कानून व्यवस्था। अमृतसर में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी नेता की सरेआम हत्या। सीसीटीवी कैद में हुई गोली मारने की वारदात। और अब विस्तार से समाचार। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने के लिए सोमनाथ में साल भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। खासतौर पर 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ में कई आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने लिखा है जय सोमनाथ। वर्ष 2026 में आस्था की हमारी तीर्थस्थली सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बार बार हुए हमलों के बावजूद हमारा सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। सोमनाथ दरअसल भारत माता की उन करोड़ों वीर संतानों के स्वाभिमान और अदम्य साहस की गाथा है जिनके लिए अपनी संस्कृति और सभ्यता सदैव सर्वोपरि रही है। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री ने तस्वीरों के साथ एक लेख भी साझा किया है। लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि सोमनाथ ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। दुर्भाग्यवश यही सोमनाथ विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना। महान तीर्थ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आक्रमण को लेकर आगे लिखा है कि ये ऐसा दुख है जिसकी पीड़ा इतने समय बाद भी महसूस होती है। 1000 वर्ष बाद आज भी ये मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। सोमनाथ की गाथा भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है। इसके लिए महान पुरुष और महिलाओं ने रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। हर बार पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने मंदिर को फिर से खड़ा किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का जिक्र करते हुए लेख में लिखा है कि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को लेकर उन्होंने लिखा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। अगर 1000 साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम 1000 साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। और वर्ष 2026 में पवित्र तीर्थ सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये विषय राजनीति नहीं बल्कि भारत की पहचान, अस्मिता और भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने स्मरण कराया कि 1951 में सरदार पटेल के प्रयासों से नेहरू के विरोध के बावजूद
राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश ही नहीं है, वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज में लगातार 2 साल से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अर्थात जो सोमनाथ के संकल्प का विचार था वो आज चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रोफेसर आरजी रमन द्वारा बनाई गई एक वेबसाइट में विश्व इतिहास के नरसंहारों का विवरण है, जिसमें तुगलक, खिलजी और मुगल काल के दौरान भारत में 6 से 8 करोड़ लोगों की हत्या का दावा किया गया है। उन्होंने कहा, इतनी त्रासदियों के बावजूद भारत जीवित रहा, स्वतंत्र हुआ और आज अपने मूल्यों और आंतरिक शक्ति के कारण आगे बढ़ रहा है। प्रोफेसर आरजी रमन ने डिवो साइट बनाई है जिन्होंने वर्ल्ड की हिस्ट्री का पूरा किया है, कब कब कितने लोग मारे गए, उसमें तुगलक के दौर में कितने मारे गए, खिलजी के दौर में कितने लाख मारे गए, मुगल के दौर में कितने मारे गए, कुल मिलाकर उन्होंने 60 मिलियन से 80 मिलियन लोगों के मैसेकर की बात कही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मजाक मत उड़ाइए, यह देश उसके बाद भी आज जीवित है, स्वतंत्र हुआ और उसके बाद प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है अपनी उस शक्ति के कारण, जिसे समझिए और आश्वस्त रहिए कि आज जब पूरी दुनिया लड़ाई लड़ने में लगी हुई है, मैं देशों का नाम नहीं ले रहा हूं, सब एक दूसरे को के ऊपर आक्रमण करने और आधिपत्य में लगे हैं, उसमें यदि भारत का राइज हो रहा है तो इन मूल्यों को स्थापित करने के लिए हो रहा है जो विध्वंस और हिंसा के खिलाफ होगा। इंडिया इज ऑल सेट टू राइज, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल कराया। कोच्चि में तैनात ये जहाज प्रदूषण नियंत्रण, समुद्री निगरानी और भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। उप महानिरीक्षक अशोक कुमार भामा की कमान में जहाज पर 14 अधिकारी और 115 कर्मी तैनात हैं। ये दल में 2 महिला अधिकारियों की पहली नियुक्ति भी इस दल में शामिल है, जो अपने पुरुष समकक्षों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर्तव्य निभाएंगी। आईसीजीएस समुद्र प्रताप के जलावतरण कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बल की प्रशंसा की और पोत समुद्र प्रताप की खासियत गिनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये पोत कई उन्नत तकनीकों और सेंसर से लैस है। ये जहाज इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। इसमें उच्च क्षमता वाली बाहरी अग्निशमन प्रणाली भी मौजूद है। ये न सिर्फ समुद्र में प्रदूषण नियंत्रण बल्कि भारतीय तट की रक्षा, पेट्रोलिंग और आपदा नियंत्रण की ताकत को बढ़ाएगा। ये जहाज जब लहरों पर आगे बढ़ेगा तो देश का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यह शिप जब लहरों पर आगे बढ़ेगा तो उसके साथ हमारे कोस्ट गार्ड्स का और भारत का आत्मविश्वास भी आगे बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि समुद्र प्रताप को विशेष रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी भूमिका मैं मानता हूं यहीं तक सीमित नहीं है। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी उतना ही सक्षम है, कोस्टल पेट्रोल में भी उतना ही प्रभावी है और मैरीटाइम सेफ्टी को मजबूत करने में भी उतना ही यह महत्वपूर्ण है। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप के जलावतरण समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस पोत के निर्माण में 60% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है। यह हमारी आत्मनिर्भर भारत योजना की सफलता को दर्शाता है, लेकिन हमें इसे 90% की सीमा तक ले जाना है। इस शिप की एक और खास बात यह है, इसमें 60% से अधिक इंडिजिनस मटेरियल्स का ही उपयोग हुआ है। यह अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ यह एक मजबूत कदम है। हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स का असली अर्थ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में दिखाई देता है। इतने कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म में भी इस लेवल का इंडिजिनस कंटेंट यह दिखाता है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम अब काफी मैच्योर हो चुकी है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान अमित शाह कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। अमित शाह ने आज तिरुचिरापल्ली के मन्नारपुरम में पोंगल फेस्टिवल में शिरकत की। पोंगल फेस्टिवल में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने केंद्रीय मंत्री का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। इस अवसर पर पूरा माहौल उत्सवमय नजर आया। रंग बिरंगे परिधानों, लोक संगीत और पारंपरिक व्यंजनों के बीच अमित शाह ने तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत को नमन किया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। दिल्ली दंगों की साजिश मामले में प्रमुख आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अन्य 5 आरोपियों की जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा, उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका दिल्ली दंगों के मामले में अन्य आरोपियों की तुलना में अलग है। इसके साथ ही अगर 1 साल में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी नहीं होती तो उमर खालिद और शर्जील निचली अदालत में नए सिरे से जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से पहले हिंसा की एक बड़ी साजिश रची गई थी। इसी आरोप के आधार पर पुलिस ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और कई अन्य लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली दंगों पर कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसी पार्टी और लोग जिन्होंने इनका साथ दिया उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। माननीय कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत न मिलने पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि दिल्ली दंगा कोई संयोग नहीं बल्कि वोट बैंक का बड़ा प्रयोग था। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कुछ लोग देश की शांति और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उमर खालिद और शर्जील इमाम, उन दोनों व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत डिनाई कर दी है, उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया है। जो दिल्ली में दंगे किए गए वो दरअसल संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग भी नहीं, मैं तो कहूँगा हिंदू विरोध का, और यही एम फैक्टर, वोट बैंक फैक्टर का सबसे बड़ा उद्योग था। जैसे अभी हमने हाल ही में कई देशों में देखा है, जिसके लिए दुआ इबादत भी रोज कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं कि हिंसात्मक रूप से यहाँ पर सत्ता का तख्ता पलट करवाया जाए। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर हिंदू विरोधी नरसंहार जिस प्रकार से 1000 वर्ष पहले भी हमने देखा था, उसी प्रकार से करवाया गया। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 10 महीनों में दिल्ली के नागरिकों के कल्याण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इस वर्ष सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, जो सभी 10 प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय तथा बाबा साहेब के समता के सिद्धांतों के अनुरूप पिछले 10 महीनों में मेरी सरकार ने
दिल्ली के सभी नागरिकों के कल्याण की दिशा में अनेक अप्रत्याशित निर्णय लिए, जिनका क्रियान्वयन जारी है। इस वर्ष सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, जो सभी 10 प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह प्राथमिक क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, जलापूर्ति, बिजली, सड़कें, औद्योगिक विकास, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तथा सामाजिक न्याय है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मालवीय का आरोप है कि राजस्थान के सांसदों की तरफ से रणदीप सुरजेवाला के बेटे के निर्वाचन क्षेत्र में सांसद फंड खर्च करने की सिफारिश की गई। उन्होंने कांग्रेस को सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी बताया और कहा कि कांग्रेस के सांसद संजना जाटव, राहुल कस्वा और ब्रजेंद्र सिंह ओला ने अपने सांसद फंड का इस्तेमाल हरियाणा के कैथल में खर्च करने की सिफारिश की। भाजपा नेता ने कांग्रेस पर वंशवाद और जनता के पैसे की खुली लूट के भी आरोप लगाए। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस जारी किया है। लालू यादव ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे। ये मामला रेलवे में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सुनवाई रोकने की मांग के बाद सियासत तेज हो गई है। अब पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर ममता बनर्जी के आरोपों का उन्होंने खंडन किया है। सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि टीएमसी के गंदे राज सामने आने के डर से मुख्यमंत्री आयोग पर दबाव बना रही हैं। सुवेंदु अधिकारी ने अपने पत्र में कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई पूरी तरह संवैधानिक है और इससे घबराकर मुख्यमंत्री आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि सुनवाई रुकने से सच्चाई दब जाएगी, लेकिन विपक्ष इसे किसी भी हाल में होने नहीं देगा। दरअसल ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में सीनियर वोटर्स को परेशान किए जाने का मुद्दा उठाया था। इन आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए भवानीपुर में एक सीनियर सिटीजन के घर पर हुई सुनवाई का वीडियो जारी किया। भवानीपुर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपना चुनाव क्षेत्र भी है। आयोग का कहना है कि वीडियो से साफ है कि पूरी प्रक्रिया शालीनता और नियमों के तहत की गई और किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं हुआ। मैं शशि मेहरा, दे आर सो नाइस कि यहाँ आ गए हैं मुझसे मिलने, मुझे देखने, क्योंकि मैं वहाँ पर बूथ पे नहीं जा सकती हूँ, मेरी एज इस लायक नहीं है अभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। मातृत्व, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश भर की करोड़ों माताओं के लिए सहारा बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की बैठकों ने इसे नई गति दी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आज तकनीक, पारदर्शिता और समयबद्ध सेवाओं के साथ देश की माताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है और उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बना रही है। मातृत्व, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है।
ये योजना गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के साथ ही नवजात शिशुओं के लिए वरदान साबित हो रही है। 2017 में शुरू हुई इस परियोजना ने अब तक करोड़ों माताओं को आर्थिक संबल प्रदान किया है और इस योजना की सफलता में प्रगति प्लेटफॉर्म बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसके जरिए लगातार इस योजना के कार्यान्वयन पर नजर रखी जा रही है। PMMVI के तहत पहले बच्चे के लिए मिलने वाला 5,000 रुपया और दूसरे बच्चे के लिए यदि वो बालिका हो तो 6,000 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT ने महिलाओं को आर्थिक रूप से काफी मजबूत बनाया है। इस योजना की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक 4 करोड़ 26 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 20,060 करोड़ रुपए की मातृत्व सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस योजना को हम जैसी गर्भवती महिलाओं के लिए यह योजना लागू की। प्रगति प्लेटफॉर्म ने इस योजना की गति और सफलता को काफी तेज किया है, जिसके तहत इस योजना को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके तहत 21 मई 2025 से PMMVY के सभी नए नामांकन के लिए फेशियल ऑथेंटिकेशन के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए पोषण ट्रैकर में मौजूद फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS का उपयोग किया जा रहा है। जहां ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां UIDAI आधारित आधार फेस RD ऐप के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। पूरे देश में लागू इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक 24,29,000 लाभार्थियों का नामांकन FRS के जरिए किया जा चुका है। इस योजना के तहत लाभार्थियों तक पहुंचने को आसान बनाने के लिए मंत्रालय ने ड्यू लिस्ट पहल की शुरुआत की है। इसमें पोषण ट्रैकर के डेटा के आधार पर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की सूची तैयार की जाती है, जो तय मानदंडों को पूरा करती है। 31 दिसंबर 2025 तक 16,30,000 लाभार्थियों को ड्यू लिस्ट के जरिए योजना से जोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली भी शुरू की गई है। PMMVY पोर्टल पर शिकायत दर्ज होते ही लाभार्थी को टिकट नंबर के साथ SMS भेजा जाता है। इसके तहत 3 तरह की शिकायत दर्ज की जा सकती है। पहला PMMVY पोर्टल, दूसरा PMMVY हेल्पलाइन 1515 और तीसरा CPGRAMS के माध्यम से। पहली संतान होने पर मुझे 5,000 का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरी संतान यानी लड़की होने पर मुझे 6,000 का लाभ हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि ये लाभ जो है वो सारी गर्भवती महिलाओं को मिले। प्रगति प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में तकनीक, पारदर्शिता और समयबद्ध सेवाओं के जरिए देश की माताओं को सशक्त बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज दिल्ली कैंट में NCC के गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर NCC कैडेट्स ने उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। CP राधाकृष्णन ने कहा, NCC का उद्देश्य युवा नागरिकों में चरित्र, भाईचारा, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहसिक भावना और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों का विकास करना है। उन्होंने कहा, पूरे भारत में अपनी उपस्थिति के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर हमारे युवाओं में सेवा, अनुशासन और देशभक्ति के मूल्यों को बढ़ावा दे रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 की ओर अग्रसर है और सक्षम तथा अनुशासित युवाओं द्वारा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के दूसरे संस्करण का आगाज आज से होने जा रहा है। बीच गेम्स का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर रहे हैं। 10 जनवरी तक होने वाले इन खेलों में 2100 से अधिक खिलाड़ी 8 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। इनमें बीच फुटबॉल, बीच वॉलीबॉल, बीच सेपक टैक्रा, बीच कबड्डी, पेंचक, सिलाट और ओपन वाटर स्विमिंग 6 पदक वाले खेल हैं। वहीं मल्लखंब और रस्साकशी गैर पदक स्पर्धाएं होंगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया बीच गेम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस आयोजन का उद्देश्य भारत में बीच स्पोर्ट्स संस्कृति को बढ़ावा देना, युवाओं को खेलों से जोड़ना और देश की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच प्रदान करना है।
सिडनी में खेले जा रहे एशियन सीरीज के आखिरी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट खोकर 166 रन बना लिए हैं। ट्रेविस हेड और वेट्राल्ट ने पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़े। बेन स्टोक्स ने वेट्राल्ट को 21 और लाबुशेन को 48 के स्कोर पर आउट किया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक हेड 91 और माइकल नेसेर 1 रन बनाकर नाबाद हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 384 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने सर्वाधिक 160 रन की पारी खेली, वहीं हैरी ब्रूक ने 84 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से माइकल नेसेर ने 4 विकेट लिए। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।